होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, मैं रेलवे एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आपको लूसेंट करवा रहा हूँ इस समय। और लूसेंट के वो क्वेश्चन है जिसमें जो क्वेश्चन रेलवे में पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है, इनकी संभावना बहुत है। ऐसे प्रश्नों का स्तर लेके मैं डेली आपके सामने 50 क्वेश्चन लाता हूँ, ठीक है। तो आज का हमारा ये वीडियो नंबर 5 है। इसके पहले मैं 3 वीडियो ऑलरेडी, यानी कि 150 क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, ठीक है। और इस सीरीज में लगभग 340 या 350 प्रश्न रहने वाले हैं। और सारा जिसमें जो हमारा इतिहास रहेगा, तीनों पार्ट, जो प्राचीन हो, मध्यकालीन हो, आधुनिक इतिहास हो, गांधी युग, मतलब सब पूरा इसमें कंप्लीट मैं करवाऊंगा, ठीक है। और इसका जो पीडीएफ है, जब ये पूरा सीरीज लगभग 350 क्वेश्चन हो जाएंगे तो पीडीएफ मैं एक साथ आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। और पूरा एक वीडियो आपको बना के मैराथन टाइप आपको यहाँ पर दे दूंगा, ठीक है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भक्ति संत अडाल निम्नलिखित में से किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित थे? तो किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित थे? इनका क्या था? अडाल, अंडाल जिसे कहा जाता है। तो ये वैष्णववाद संबंधित थे। किससे? वैष्णववाद से संबंधित थे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है बहुत ही डिटेल से मिलेगा। तो आप एक इस प्रकार से आप थ्योरी भी अपनी कंप्लीट करके चलते जाइएगा, ठीक है। तो देखिए अडाल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, कुछ जानकारी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए अडाल को कोथई, नचियार और गोदा देवी के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें देवी भूदेवी का अवतार माना जाता है। अडाल ने थिरुपवई और नजीर तिरुमोची जैसी महान रचनाएं की हैं। अडाल को दक्षिण भारत की मीरा भी कहा जाता है। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं थोड़ा सा आपको संकेत करूंगा, आप उस सबको यह करना है, ठीक है, याद रखना है। अडाल का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। तो अडाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु में हुआ था, ठीक है। वे दक्षिण भारत के 12 अलवर संतों में से एकमात्र महिला थी। तो इन आपके सामने ये फोटो है। अगला है, निम्नलिखित में संतों में से उनके अनुयायी विष्णु का अवतार मानते थे। तो किनको? तो चैतन्य को मानते थे विष्णु का अवतार। हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, लिंगायत किसे कहते थे? यानी कि लिंगायत ये किसे कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर हमारा एक, वीर शैव। लिंगायत का दूसरा नाम क्या था? वीर शैव भी इनको कहा जाता था। मैं भी आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से आप चीज़ों को समझेंगे। क्वेश्चन भले ही ना आपको समझ में आ रहा हो, लेकिन जब आपको मैं थ्योरी वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट पॉइंट करवाता हूँ, यहाँ से आपको चीज़ें काफ़ी हद तक समझ में आती रहेंगी, ठीक है। देखिए लिंगायत भगवान शिव की आराधना करने वाले धार्मिक समुदाय है। तो भगवान शिव की जो पूजा पाठ करते थे, एक धार्मिक समुदाय था, ठीक है। लिंगायत को वीर शैवी कहा जाता था। किस नाम से? वीर शैव इसको कहा जाता था। लिंगायत समुदाय की स्थापना 12वीं शताब्दी में कर्नाटक के जैन राजा विज्जल के मंत्री बसवंडा ने की थी। तो इन्हें इसकी स्थापना किया था। लिंगायतों के नियमों का कहना था कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, हत्या नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, परस्पर सहयोग करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए और दुख भी नहीं करना चाहिए। अगला है, अमीर खुसरो एक शाही कवि थे और निम्नलिखित में से किस सूफी संत के शिष्य थे? तो किस सूफी संत के शिष्य थे? तो सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक थे? तो पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से तो सही होगा, वल्लभाचार्य, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन। अगला है, भारत में भक्ति और सूफी आंदोलन किस काल में हुए थे? तो जो भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन, दो आंदोलन की बात हो रही, भक्ति और सूफी, दो आंदोलन किस काल में थे? मध्य युगीन काल में हुए थे। तो एक यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। देखिए अभी आंदोलनों के बारे में पहले मैं अलग अलग आंदोलन आपको बताऊंगा। भक्ति का आंदोलन पहले आपको बताऊंगा, इसके बाद सूफी का आंदोलन बताऊंगा। दोनों आंदोलन आपको अलग अलग बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये काफी जो है पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको अलग अलग बताऊंगा। देखें, भारत में भक्ति आंदोलन 7वीं से 8वीं शताब्दी में हुआ था। तो भारत में भक्ति आंदोलन कब से कब हुआ था? तो 7वीं और 8वीं शताब्दी में हुआ था भक्ति आंदोलन, ठीक है। तो अगर आप पूछा था भारत में भक्ति आंदोलन कब हुआ था, तो 7वीं और 8वीं शताब्दी में हुआ था। सूफी आंदोलन 12वीं शताब्दी के अंत में हुआ था, और सूफी आंदोलन तो 12वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। ये दोनों आंदोलन मध्ययुगीन काल में हुए थे, दोनों मध्ययुगीन काल में हुए थे। अब हमारा भक्ति आंदोलन, तो मैंने आपको बताया ना भक्ति आंदोलन 7वीं और 8वीं उसमें हुआ था। किसमें?
शताब्दी में, ठीक है। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में अलवारों और नए नारों ने की थी। तो अलवारों और नए नारों ने किया था। भक्ति आंदोलन में जाति व्यवस्था, रीति रिवाजों, संस्कारों से मुक्त समाज के विकास के लिए एक माहौल बनाया। भक्ति आंदोलन के नेता शंकराचार्य थे। प्रमुख नेता इसके कौन थे? शंकराचार्य थे। अगला है सूफी आंदोलन। तो सूफी आंदोलन की शुरुआत 7वीं शताब्दी के अरब प्रायद्वीप में हुई थी। कहाँ? अरब प्रायद्वीप में हुई थी। सूफी आंदोलन के प्रतिपादक परंपरागत मुस्लिम संत थे। कौन थे? मुस्लिम संत थे। सूफी आंदोलन में ने मुसलमानों और हिंदुओं दोनों को प्रभावित किया था, ठीक है। सूफी आंदोलन में आत्म अनुशासन को ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक जरूरी शर्त माना जाता था, ठीक है। और इसके जो प्रमुख क्या है, इनके प्रमुख संत कौन कौन हुए, तो ये आपके सामने हैं। अगला है, निम्नलिखित में से भक्ति संतों में से कौन निर्गुण शाखा से संबंध नहीं है? तो निर्गुण शाखा संबंध नहीं है, तो ऑप्शन हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 14, चैतन्य नहीं है, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से गुरु सिखियों में से किसने धर्म की रक्षा के लिए खालसा के आदेश का निर्माण किया था? यानी कि खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इन किसके द्वारा? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। और ये गुरुओं के 10वें गुरु थे। क्यों? कौन से? 10th नंबर के गुरु थे। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने धर्म की रक्षा के लिए खालसा की स्थापना की थी। बहुत पूछा जाता है खालसा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। और गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें क्रम के गुरु थे। किस क्रम के गुरु थे? जो है 10वें क्रम के गुरु थे। आगे लिखा है, उन्होंने 13 अप्रैल 1699 13 अप्रैल 1699 को बैसाखी के दिन, कब? बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना किया था। तो आपको ये जो ना, ये आपको याद रखना है विशेषकर, क्योंकि डेट का कभी कभी जो है डेट पूछी जाती है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से आपको डेट याद है, 13 अप्रैल 1699, यानी कि 1700 में एक कम था, ठीक है। उन्होंने चरित्र निर्माण कर्तव्य पथ को जीवन का मूल आधार बनाया था। उन्होंने 5 मर्यादाएं बताई जिन्हें पंचककार कहा गया, ठीक है। जब खालसा पंथ की स्थापना हुई, तभी से जो सिख थे अपने साथ 5 चीजें लेकर चलने लगे थे। आपको सभी को पता होगा, केस है, कड़ा है और जूड़ा है, मतलब ये 5 जो चीजें थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, तो वो सब अपने साथ लेके चलने लगे थे, ठीक है। उन्होंने एक नया दिनचर्या शुरू किया जिसे आमतौर पर दीक्षा संस्कार भी कहा जाता था। देखिए, ये है गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। इनकी बहुत एक फेमस लाइन है, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं, ठीक है। अगला है, तुलसीदास की रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी? तुलसीदास की जो रामचरितमानस थी, किस भाषा में? अवधी भाषा में लिखी गई, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ से कुछ कंफर्म कर देता हूँ। एक नाम है रामायण। देखिए, बहुत लोगों को नहीं पता, जिनको पता बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देखिए, एक रामायण है, एक है रामचरितमानस। जो रामायण थी वो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। और संस्कृत में लिखी गई थी, ठीक है। और इसके बाद है फिर तुलसीदास आए, इन्होंने रामचरितमानस लिखी, और रामचरितमानस अवधी में लिखी थी। किसमें? अवधी में लिखी थी, ठीक है। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं। देखिए, तुलसीदास की रामचरित मानस अवधी भाषा में लिखी गई है, ये तो मैंने आपको बता दिया। तुलसीदास ने संस्कृत रामायण के आधार पर रामचरितमानस लिखी। संस्कृत में वाल्मीकि ने लिखा था, तो उसके आधार पर उन्हें हिंदी में रामचरितमानस यानी कि अवधी में लिखी। साहित्य के इतिहासकारों के मुताबिक तुलसीदास ने अयोध्या में रामनवमी के दिन साल 1574 में रामचरितमानस शुरू कर किया था। तुलसीदास ने अकबर के शासनकाल में रामचरितमानस लिखी थी। तो कब? अकबर के शासनकाल में रामचरितमानस लिखी थी। क्यों? क्योंकि 1555 में क्या है, हुमायूं की मृत्यु हो जाती है ना, सीढ़ियों से गिरकर। इसके बाद कौन आता है? अकबर आता है, और 1605 तक रहता है। तो 1574 में कौन सा किसका शासन होगा? अकबर का शासन होगा, ठीक है। और तुलसीदास को हनुमान चालीसा और महाकाव्य रामचरितमानस के लेखक के रूप में जाता है। तो तुलसीदास जी ने ही किसमें? हनुमान चालीसा लिखी है। अगला है, आजीविका धार्मिक संप्रदाय के आचार्य का क्या नाम था? इन आचार्य का क्या नाम था, ये आपको बताना है। यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 14, मखली पुत्र गौसाल। इनका जन्म कहाँ? गौशाला में हुआ था, इसलिए इनके साथ गौसाल जुड़ जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने 1526 में पानीपत की लड़ाई में लोदी सुल्तान को हराया और मध्यकालीन भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी?
तो किसके द्वारा? देखिए आपको पता 1526 में कौन आया था? बाबर आया था और लोधी को हरा दिया था। ठीक है, और लोधी क्या वही युद्ध में मारा गया था। अगला है, किन के शासनकाल में उपनिषदों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया गया? तो किसके समय? तो ये किया गया था ऑप्शन के अनुसार शाहजहां के समय किया गया था। ऑप्शन शाहजहां है, इसलिए शाहजहां सही होगा। अगला है, अकबर द्वारा बनवाया गया स्थान इबादत खाना जहां सभी जातियों के विद्वानों के लिए चर्चा में बुलाया जाता था, कहाँ है? कहाँ है? ये फतेहपुर सीकरी में है, याद रखिएगा। अगला है, टोडरमल द्वारा जारी जब्ती प्रणाली की शुरुआत की गई थी, वह किस मुगल सम्राट के वित्त मंत्री थे? किस मुगल सम्राट के थे? अकबर के मुगल सम्राट के क्या थे? वित्त मंत्री थे। अगला है, चौसा का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो आपको बताना, चौसा का युद्ध आपको पता होगा शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था चौसा का युद्ध, और इसमें क्या था? शेर शाह सूरी जीत गया था। अगला है, 1564 में सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस भेदभाव कर को समाप्त कर दिया? तो किस भेदभाव कर को? तो जजिया कर को समाप्त कर दिया गया। जजिया कर कैसा कर था? जजिया कर गैर मुस्लिम लोगों से लिए जाने वाला कर था। गैर मुस्लिम का मतलब है वो व्यक्ति जो मुसलमान नहीं है, वो चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या किसी भी धर्म का हो, अगर वो मुस्लिम नहीं है तो उसको जजिया कर देना होता था। अभी मैं आपको इम्पोर्टेंट बताता हूँ इसके कुछ पॉइंट। देखिए, अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। और जजिया कर अकबर ने क्या किया? समाप्त कर दिया। पहले लेता था लेकिन बीच में क्या, जोधा के प्रभाव में आकर, ठीक है, उसको समाप्त कर दिया था 1564 में। यहाँ से प्रश्न बनता है जजिया कर कब समाप्त किया? तो 1564 में किया था, याद रखिएगा। ठीक है, यह समाप्त कर दिया। ठीक है, यह गैर मुसलमानों से वसूला जाता था। गैर मुसलमान जो मुसलमान नहीं उनसे लिया जाता था। यह महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, विकलांगों, बीमारों, पागलों, भिक्षुओं और सन्यासियों को छोड़कर गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं यानी कि बूढ़े हैं, विकलांग हैं, किसी प्रकार शरीर में कोई उनकी समस्या यानी कि विकलांग है, ठीक है, और बीमार हैं, पागल हैं, भिक्षु है, सन्यासी हैं, इनसे नहीं लिया जाता था। ये क्या छूट थी इनको जजिया कर में? ये चाहे जिस भी धर्म के हों, बाकी सबसे लिया जाता था। अगला है, जजिया कर को गरीब हिंदुओं को इस्लाम में शामिल होने के प्रोत्साहित करने का एक तरीका माना जाता था। यानी कि हिंदू क्या थे? गरीब थे। अगर वो जजिया कर नहीं दे पाते थे तो उनको ये कहा जाता था कि आप क्या इस्लाम में आ जाओ, मुस्लिम बन जाओ, तो आपको जजिया कर नहीं देना पड़ेगा। ये सीधा सीधा इस लाइन का मतलब है। अगला है, औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को फिर से लागू कर दिया। तो भारत जो अकबर था 1564 में इसको बंद किया, और जब औरंगजेब आया 1679 में इसने जजिया कर को फिर से शुरू कर दिया। यहाँ से प्रश्न बनते हैं कब बंद किया? 1564 में। और जो जो औरंगजेब था कब चालू किया? तो 1679 में, याद रखिए। अगला है, बाबर का मकबरा स्थित है, तो ये काबुल में स्थित है, याद रखिएगा। एक हमारा यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, मुगल प्रशासन में एक बंदरगाह के गवर्नर को कहा जाता था, जबकि सीमा शुल्क के प्रमुख संवर्तक को कहा जाता था। तो एक बंदरगाह गवर्नर को क्या कहा जाता था, और सीमा शुल्क के प्रमुख जो संग्रह करता था उसको क्या कहा जाता था? दो प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा 3, शाह बंदर, यानी कि बंदरगाह का जो प्रमुख था उसे शाह बंदर, और जो मुदसद्दी इसे कहा जाता था प्रमुख को, जो है संग्रहकर्ता को। अगला है, 7वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर तीसरा, 1 और 2 दोनों कथन क्या है? सत्य है, याद रखिएगा। अगला है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? यानी कि जब अंग्रेज औरंगजेब की मृत्यु हुई कब हुई थी? 1707 ईस्वी में। उस समय किसके हाथों में था? ताराबाई के हाथों में था, याद रखिएगा। अगला है, सालबाई की संधि पर में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके बाद प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हो गया था। तो सालबाई की संधि है कब की गई थी, उसकी डेट बतानी है, कब इसमें हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, आपको डेट बतानी है। यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा, मई 1782 में। दूसरा हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, पेशवाओं की राजस्व नीति किसके सिद्धांत पर आधारित थी? तो किसके सिद्धांत पर आधारित थी? तो यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, करदाता की समृद्धि सुनिश्चित करना। अगला है,
निम्नलिखित में से कौन मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था? तो मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? यहाँ से सही उत्तर होगा बाजीराव द्वितीय। तो मराठा साम्राज्य यहाँ से बाजीराव द्वितीय से क्या हो समाप्त हो जाता है और पूरी तरह से मुगल आ जाते हैं, अन्य आ जाते हैं। अब देखिए इसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण बताता हूँ। बाजीराव द्वितीय मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा थे। उनका जन्म 10 फरवरी 1775 को हुआ था। कब? 1775 को हुआ था। और उनका शासनकाल 1795 से 1818 तक रहा। बाजीराव द्वितीय पूर्व पेशवा रघुनाथ राव के पुत्र थे। किसके पुत्र? रघुनाथ के पुत्र थे। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों ने बाजीराव द्वितीय को हराया था। किसको? बाजीराव द्वितीय को हराया था। ठीक है। हार के बाद बाजीराव द्वितीय को बिठूर में निर्वासन करना पड़ा था। जब हार गया था तो बाजीराव द्वितीय जी कहाँ बिठूर चले गए थे। बिठूर कहाँ है? कानपुर बिठूर। ठीक है। वहां उन्होंने उनका जो है 1851 में निधन हो गया। ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठा साम्राज्य को हराकर भारत पर नियंत्रण स्थापित किया था। अगला है छत्रपति शिवाजी संबंध महाराज के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो 176 का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। क्या? ऑप्शन नंबर तीसरा। ये दोनों कथन क्या है? सत्य है कि ये और ये। अगला है छत्रपति शिवाजी कैबिनेट के अष्ट प्रधानों के वित्त मंत्री को क्या कहते थे? यानी कि जो अष्ट प्रधानों के वित्त मंत्री थे उनको क्या कहा जाता था? तो उनको क्या कहा जाता? उनको अमात्य कहा जाता। क्या? अमात्य कहा जाता था। अप्रमुख शब्दावली थी, इसको आपको याद रखना। यहाँ से प्रश्न पूछते पूछते हैं, आप इसमें जो है 100% मान के चलिए। अगर यहाँ से मराठा से आएगा प्रश्न तो यहाँ से जरूर आएगा। देखिए पेशवा, जो प्रधानमंत्री था उसे पेशवा कहा जाता था। तो अमात्य या मजूमदार था, वित्त मंत्री था। मंत्री या वा, वकाय 20 जो राजनीतिक सचिव था। सचिव या सुरुक्न 20 अध्यक्ष थे, अधीक्षक थे। सुमंत या दबीर क्या थे? विदेश सचिव थे। ये पूछा गया था रेलवे में, ये वाला क्वेश्चन आया था कि विदेश सचिव को मराठा में कहा दबीर कहा जाता था। ठीक है। सुमंत भी लिखना मिलेगा। ठीक है। सेनापति या सर ए नौबत मुख्य सेना नायक था। पंडित राव ए दानाध्यक्ष प्रमुख धर्म प्रमुख थे। न्यायाधीश जो है प्रमुख मुख्य न्यायकर्ता थे। अगला है अहमद शाह अब्दाली द्वारा भारत पर आक्रमण के करने पर पानीपत के तीसरे युद्ध का तो जो तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण क्या था? पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था ना, उसका तात्कालिक कारण क्या था? क्यों कारण क्या था जो युद्ध हुआ? तो ऑप्शन नंबर पहला, यह मराठों द्वारा अपने वायसराय तैमूर शाह को लाहौर से निष्कासित किए जाने का बदला लेना चाहता था। मराठों ने क्या किया था? तैमूर शाह जो था उसको लाहौर से क्या भगा दिया था, निष्कासित कर दिया, तो उसी का बदला लेना चाहता था अहमद शाह दाली। अगला है निम्नलिखित में से कौन मराठा साम्राज्य में शाही समारोहों का प्रमुख था? तो शाही समारोह का प्रमुख कौन था? तो कौन था? तो ये आपको बताना है। तो यहाँ इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर छह दबीर था। क्या? दबीर था, याद रखिएगा। अगला है मराठा सेना प्रणाली की शाही घुड़सवार सेना के लिए कौन से शब्द का उपयोग किया जाता था? कौन सा? तो बार गीर का उपयोग किया था। क्या? बार गीर का उपयोग किया जाता था। अगला है भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? तो फ्रांसीस उपनिवेश की राजधानी क्या थी? तो आपसे हम से होता रहेगा पांडिचेरी थी, याद रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग इसको थोड़ा सा गौर दीजिएगा। देखिए भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी पांडिचेरी थी। ठीक है। इसे भारत का छोटा फ्रांस भी कहा जाता था। साल 2006 में पांडिचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी कर दिया गया था। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। कब? तो 2006 में जो पांडिचेरी था उसका नाम बदलकर पुडुचेरी कर दिया गया। ठीक है। फ्रांसीसियों ने साल 1673 में पांडिचेरी पर अपना कब्जा कर लिया था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने साल 1674 में पांडिचेरी में एक व्यापारिक केंद्र खोलने की भी स्थापना की थी। अगला है फरवरी 1701 में पांडिचेरी को भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का राजधानी बनाया था। 1 नवंबर 1954 को पुडुचेरी भारतीय संघ में शामिल हो गया। कुछ थी महत्वपूर्ण बातें। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनी का उनके वेश शहरों से मिलान किया गया है? ठीक है। यहाँ से हमारा सत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा, 3 और 4। तो यहाँ से तीसरा
और 4। अगला है, उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताएं जिसने चंद्रगिरी के शासक से 1639 में मद्रास पट्टे पर लिया था। तो कौन था ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा फ्रांसिस डे था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है, निम्नलिखित में से यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के भारत में आगमन का सही काल क्रम क्या है? तो देखिए, सबसे पहले याद कीजिए पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली, फिर डी ए PDAF, यस, PDAF पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, इस प्रकार याद कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक से उत्तर क्या होगा? क्या होगा? एक। अगला है, मराठों और वसाई के पुर्तगाली यो शासक के बीच किस युद्ध नाम से जाना, यानी कि जो युद्ध हुआ था किस युद्ध के नाम से जाना जाता है? तो इसको वेसन का युद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेसन का युद्ध कहा जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनके बारे में देखते हैं। मराठों और वसई के पुर्तगाली शासकों के बीच लड़े का युद्ध को बेसिन का युद्ध या वसई का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, यह युद्ध 1739 में लड़ा गया था। तो याद है कि बेसिन की लड़ाई पूछे तो 1739 आपको डेट याद रखना है। यह युद्ध महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में मुंबई की बॉम्बे के पास स्थित वसई यानी कि वाका इम में लड़ा गया था। इस युद्ध में मराठों का नेतृत्व बाजीराव पेशवा बाजीराव प्रथम के भाई चीमा आजी अप्पा ने किया था। अगला है, निम्नलिखित में से किसने स्पष्ट रूप से जहांगीर को 1613 ईस्वी में अंग्रेजों को सूरत में एक कारखाना स्थापित करने के लिए फरमान जारी किया था? तो किसने जारी किया था? ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ से हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा पुर्तगाली सैनिक नौसैनिकों स्क्वाड्रन की हार ने। अगला है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने की थी? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रांसीसी की बात हो रही है यहाँ पे। तो जीन बेकलिस्टन ओल्ड बर्ट ने किया था। याद रखिए, ईस्ट इंडिया नहीं है, फ्रांस इंडिया ईस्ट है। ठीक है, फ्रांसिस ईस्ट इंडिया है, याद रखिएगा, ब्रिटिश नहीं है। अगला, गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? तो गोवा से पहले, ठीक है, पुर्तगालियों को भारत में कौन सी राजधानी थी ये आपको बताना है। तो यहाँ से सही उत्तर क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर एक कोचीन। देखिए, गोवा से पुर्तगालियों की पहले जो कोचीन थी फिर गोवा हो गई थी। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो यहाँ से हमारा एकदम सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? यहाँ से हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। क्या ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही उत्तर हो जाएगा? एक और दो, लेकिन दोनों कथन सही हैं। अगला है, पुर्तगाल के पहले गवर्नर कौन थे जिन्होंने ब्लू वाटर की नीति पेश की थी? तो किसके द्वारा ब्लू वाटर की नीति पेश की गई थी ये आपको बताना है। यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, फ्रांसिस्को दे अल्मीडा। यहाँ से हमारा दूसरा सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा सही कालानुक्रम क्रम है? कौन सा सही कालानुक्रम है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली, महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली। एक यहाँ से हमारा एकदम सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला है, किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश शासन की राजनीतिक सर्वोच्चता स्थापित की? तो किस युद्ध ने किया था? तो ये प्लासी की लड़ाई ने किया था। किसने? ये प्लासी की लड़ाई ने किया था। इस युद्ध के बाद क्या है, भारत और मजबूत हो गए, भारत में और ब्रिटिश जो मजबूत हो गए और अपनी जो सत्ता स्थापित कर लिया था। तो 1757 में प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई थी। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दो तीन, उनको देख लीजिए। प्लासी के युद्ध ने भारत में ब्रिटिश शासन की सार्वजनिक सर्वोच्चता स्थापित की। यह युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया था। इस युद्ध में ब्रिटिश इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों ने बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दीन दौला और उनके फ्रांसीसी सहयोगियों सेना से लड़ाई लड़ी थी। तो किसके बीच हुआ था प्लासी के युद्ध? तो सिराजुद्दीन दौला था और उसके साथी थे, उनके बीच लड़ा गया था अंग्रेजों ने, और इसमें अंग्रेजों ने क्या अपनी जीत हासिल की थी। अगला है, भारत में किस गवर्नर जनरल ने भारत के किस गवर्नर ने भारत में तेजी से रेलवे निर्माण के लिए वकालत की थी? तो रेलवे निर्माण की वकालत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। ठीक है, देखिए लॉर्ड डलहौजी थे, उन्हें
भारतीय रेलवे का जनक भी कहा जाता है। तो लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक भी कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 1856 तक, कब 1848 से 1856 तक जो भारत के गवर्नर जनरल के रूप में काम किया। उन्होंने 1853 में बॉम्बे और ठाणे की को जोड़ने वाली एक रेल की लाइन जो क्या थी, बिछवाई थी। इसके बाद देखिए 53 में बिछवाई, इसके बाद 53 में ही 16 अप्रैल 1853 को पहली रेलगाड़ी चली थी। इस ट्रेन में 14 डिब्बे थे और इसमें 400 सवारी जो है यात्री सफर कर रहे थे। इस लाइन पर ठाणे क्रीक पर भारत का पहला रेल पुल भी बनाया गया था। ये याद रखिएगा, इस सारा पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। अगला है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या, शाह आलम, क्या शाह आलम, और शाह आलम सेकंड के साथ। ठीक है, याद रखिएगा, तीसरा सही उत्तर होगा। अगला है, किसको ब्रिटिश शासन में सबसे पहले भूमि की माप की एक इकाई के रूप में जाना जाता था? भूमि का आकार विविध था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसके लगभग 1/3 एकड़ में मानकीकृत किया था। तो यहाँ से हमारा बीघा सही उत्तर होगा। क्या होगा? बीघा यहाँ से सही उत्तर होगा, सारा सही उत्तर होगा। अगला है, सर्वोच्चता की नीति किसने प्रारंभ की थी? तो आपको बताना है सर्वोच्चता की जो नीति है किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा की गई थी। अगला है, भारत में औपचारिक शासन औपनिवेशिक शासन काल के दौरान निम्न निस्पंदन का सिद्धांत से संबंधित था। तो किससे? इस शिक्षा से संबंधित था, याद रखिएगा। अगला है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों को सहायक संधि के लिए मजबूर किया। निम्न में से क्या इस प्रणाली का हिस्सा नहीं था? तो क्या इस प्रणाली का हिस्सा नहीं था? तो ऑप्शन नंबर चौथा, भारतीय शासकों विदेशी शासकों से बातचीत कर सकते थे, याद रखिएगा। अगला, शासन के आधार पर डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में निम्न में से किस राज्य को हड़प लिया था? तो कुशासन पे अवध को हड़प लिया था, याद रखिएगा। ठीक है, और एक स्टेटमेंट है बहुत ही फेमस है, पूछा जाता है लॉर्ड डलहौजी के संबंध में, जब इसने कुशासन के रूप पर हड़प लिया था किसको? अवध को। एक स्टेटमेंट है कि यह एक चेरी है जो हमारे मुंह पे गिरेगी। ये स्टेटमेंट जो है डलहौजी द्वारा अवध के लिए किया गया था, जो कि पूछा जाता है अधिकतर, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगला है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुशासन के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने अवध को राज्य में ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था। कब मिलाया था? ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अवध को 7 फरवरी 1856 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र में मिला लिया था। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता था? ये वुड्स डिस्पैच या वुड्स का आदेश पत्र 1854, याद रखिएगा, तीसरा सही उत्तर होगा। इस प्रकार ये आज के हमारे प्रश्न जो खत्म होते हैं। आपके लिए प्रश्न है, आजीविका धार्मिक संप्रदाय के आचार्य का क्या नाम था? अगला प्रश्न है, टूडरमुल द्वारा जाप्ती प्रणाली की शुरुआत की गई थी, वह किस मुगल सम्राट के कवि थे? ये आपको जो 2 प्रश्न है आपको बताना है, और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपने फीडबैक जरूर दिया करिए, जो कि फीडबैक से मुझे पता चलता है कि मुझे कौन सी कहाँ पर अभी क्या जरूरत है, और आप लोग अगर कोई सीरीज और चाह रहे हो तो कौन सा भी चालू करना है। साथ ही में कुमार गौरव सर की अभी जो बुक है ना, वन लाइनर 2024 की, वो पूरी अभी आपको करवाने वाला हूँ, बहुत ही जल्द वो आपके सामने आऊँगा। उसके 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।